गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज अल्प विकसित देशों में आर्थिक नियोजन के महत्व की। हमारा टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख रहे हैं अल्प विकसित देशों में आर्थिक नियोजन का महत्व, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहला जो पॉइंट है आर्थिक नियोजन, पॉइंट पे बाद में चलते हैं, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। वैसे इस टॉपिक के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। आर्थिक नियोजन अर्थव्यवस्था के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है, अर्थव्यवस्था के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है, विशेष रूप से अर्थ से जुड़ी, पैसे से जुड़ी हुई या समस्त अर्थव्यवस्था के लिए जो जितनी भी प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है उन सभी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो ऑल ओवर यदि एक ही लाइन में कहें तो अर्थव्यवस्था के लिए बनाएगी समस्त योजनाएं या समस्त नीतियां आर्थिक नियोजन का ही एक रूप है। तो आर्थिक नियोजन से क्या क्या फायदा होता है, विशेष रूप से बात करें अल्प विकसित या कम विकसित देशों में, तो इसका बहुत ही अहम रोल हो जाता है आर्थिक नियोजन का। और हम जानते हैं सभी देश अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से आर्थिक योजनाएं बनाते हैं। विकसित देश अपने विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो विकासशील देश या अल्प विकसित देश है उस विकास के स्तर को प्राप्त करने के लिए, तो इस तरीके से सबका अपना अपना मोटिव होता है, लेकिन योजनाएं जरूर बनाते हैं। और भारत में आप इसका एग्जांपल देख सकते हो पंचवर्षीय योजना के रूप में। तो बात करते हैं हमारे टॉपिकों की, जिनसे कि ये पता चले हमें कि अल्प विकसित देशों में आर्थिक नियोजन का है जो क्या महत्व है, अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके से विकास करती है, क्या फ़ायदा होता है उनको। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं तीव्र आर्थिक विकास। देश की जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उनको एक अच्छी योजना के माध्यम से आप प्रयोग करोगे और तीव्र आर्थिक विकास की ओर निश्चित रूप से आप बढ़ोगे। क्योंकि जो जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग धंधे जिन देशों में बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं वो देश शानदार कंडीशन में चल रहे होते हैं। और हम जानते हैं कि एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होता है, बिजनेसमैन के पास होता है। और जिन देशों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, जिन देशों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन है, तो वो देश शानदार तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये बिजनेस चलते किस पे है, ये प्राकृतिक संसाधनों पे चलते हैं। कच्चे उनका जितने बिजनेस उनको कच्चा माल है जो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। और वो यदि देश में अच्छे से उनका यदि प्रयोग अच्छे से हो रहा है तो देश में मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई कमी नहीं आती है कि जिससे कि देश तरक्की नहीं करे। तो प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम या अच्छे से यदि प्रयोग करना है तो एक आपको अच्छी योजना की ज़रूरत पड़ेगी, और उनका अच्छे से प्रयोग करोगे तो देश तरक्की की राह पे आएगा। तो इस तरीके से फ़ायदा होता है उसमें। दूसरी बात करें अधिकतम सामाजिक कल्याण, देश में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाए, ठीक है, जिसमें बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि ये जो सुविधाएं होती हैं ये अच्छे से मिल सके, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं ये आसानी से मिल जाए। सामाजिक कल्याण के अंतर्गत यही चीज़ आती है मुख्य से। तो इन चीज़ों को आसानी से उपलब्ध कराया जाए सरकार के द्वारा, तो वो एक योजना के माध्यम से ही कराया जा सकता है। तो इसके लिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, साधनों का अनुकूलतम वितरण एवं अपव्यय पर रोक। जो साधन है, ठीक है, उनका अनुकूलतम वितरण की बात करें तो उत्पत्ति के साधन हैं उनको सही जगह यदि सही तरीके से लगाया जाए, उनके अपव्यय को रोका जाए। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है इनको सही दिशा में लगाया जाए, ठीक है। यदि आप एक ऐसा अच्छा सा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल आपको बहुत दूर से लाना पड़ रहा है तो फिर आपको महंगा पड़ेगा, लॉस वाली कंडीशन आएगी, चीज़ें महंगी बेचनी पड़ेगी। तो ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र में जो भी आपको कच्चे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है वो मिल रहे हैं, आप उसी से जुड़े हुए कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करिए, ठीक है। साथ में उनके अपव्यय को रोकना भी चाहिए। तो कहने का मतलब जो साधन है उनका अनुकूलतम वितरण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बात करें आर्थिक विषमता में कमी। आर्थिक विषमता, अर्थव्यवस्था की विषम परिस्थितियाँ क्या होती है, अर्थव्यवस्था में जो अमीर और गरीब वर्ग है उनका बंटवारा हो जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी आर्थिक विषमता यही है कि देश में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं समाज में तीन प्रकार के लोग रहते हैं, अमीर,
गरीब और मध्यम वर्ग। तो ये तीनों वर्ग है। और अच्छा, आपस में तीन वर्ग बंटे हो गए तो आपस में उनमें तालमेल बैठ पाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सभी को एक दूसरे से कहीं न कहीं जो विरोध झेलने को देखने को मिलता ही है। क्योंकि यदि उच्च वर्ग है, अमीर वर्ग है, बिजनेस फैक्ट्रियां कंपनियां चलती है, उनमें बहुत सारे लेबर काम करते हैं, कहीं न कहीं उनका शोषण होता है, तो आपस में वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। और इसको किस तरीके से मिटाया जा सकता है? एक अच्छी योजना के माध्यम से। तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी योजनाएं बना करके आर्थिक विषमता में क्या करी जा सकती है? कमी करी जा सकती है। गरीब वर्ग को मिटाया नहीं जा सकता, उसको मिटाने का एक ही तरीका है कि उसको आप दूसरे वर्ग में डाल दें। गरीब वर्ग को आप मध्यम वर्ग में ऐसा प्रयास करें कि गरीब वर्ग मध्यम वर्ग में आ जाए, मध्यम वर्ग को ऐसा प्रयास करें कि वो उच्च वर्ग में आ जाए। तो इस तरीके से ऊपर की ओर ग्रोथ करने का जो सिस्टम है वो हो, जिससे कि लोगों में क्या वर्ग संघर्ष कम हो। तो ये भी एक अच्छी योजना के माध्यम से ही इस समस्या को मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय एवं कार्यों में समन्वय। जब भी कोई कंपनियां, फैक्ट्रियां, देश की सरकारें कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए कोई निर्णय लेती है तो उनमें तालमेल बिठाना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना तालमेल के कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं करी जा सकती। तो एक अच्छी योजना के लिए अच्छे तालमेल की आवश्यकता होती है और उसके लिए भी एक अलग से योजना बनानी पड़ती है कि अच्छे से तालमेल बिठाया जा सके, जिससे कि तरक्की हो सके। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है दूरदर्शितापूर्ण। इस बारे में प्रोफेसर डर्बिन ने एक बात कही है कि एक सेनापति किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर के लंबी दूरी पर देख सकता है बनस्पत नीचे खड़े हुए, पहाड़ी से नीचे खड़े हुए सैनिकों की अपेक्षा। इसका मतलब यह होता है कि आप लंबी दूरी की कोई भी सोच वाले कोई प्रोग्राम करते हो तो वो आपको ज़्यादा सटीक फायदे दिलाते हैं। जैसे कि एक ऊपर खड़ा हुआ पहाड़ पे सेनापति लंबी दूरी तक कई चीज़ें देख सकता है, लेकिन नीचे जो समतल जगह पे खड़े जो सिपाही वो दूर नहीं दे सकते। तो इसलिए ये बात आती है कि आपको कोई भी दूरदर्शितापूर्ण यदि कोई निर्णय लेना है, लंबी सोच वाला है, लंबी आगे फ्यूचर से संबंधित कोई लंबे समय के लिए कोई आपको ऐसे कोई निर्णय लेना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर डर्बिन का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें व्यापार चक्रों से मुक्ति। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र समय समय पे आते रहते हैं। व्यापार चक्र क्या होते हैं? कभी तेजी का दौर आता है अर्थव्यवस्था में, तो कभी मंदी का दौर आता है। तेजी के दौर में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है और मंदी के दौर में कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन दोनों ही दौर समस्याएं लेकर आते हैं। यदि तेजी का दौर आ गया, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो गया, तो माल सस्ता बिकना स्टार्ट हो जाएगा, पूर्ति ज़्यादा बढ़ने से रेट कम में बेचना पड़ेगा तो कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मंदी का दौर आ जाए तो प्रोडक्शन मिलना ही बंद हो जाएगा, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये समस्याएं हैं। तो लेकिन इनमें एक अच्छी योजना के माध्यम से अच्छे से तालमेल बैठा करके इस प्रकार की समस्या है जो व्यापार चक्र है उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कट्टर प्रतिस्पर्धा के दोषों से मुक्ति। इस बारे में भी प्रोफेसर डर्बिन कहते हैं कि कट्टर प्रतिस्पर्धा है हमें कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय की ओर नहीं लेके जाती है। तो ये कहना है प्रोफेसर डर्बिन का। तो इसलिए कट्टर प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, यानी कंपटीशन कट्टर का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त खतरनाक नहीं होना चाहिए। कि एक जैसे मान लो कि दो कंपनियां हैं, ठीक है, किसी एक बड़े शहर में दो कंपनियां दोनों साबुन बना रही है, उनका साबुन उसी शहर में बिक रहा है सारा, लेकिन जब आपस में इतना कंपटीशन हो जाए उनमें तो वो रेट इतने डाउन कर देते कि एक दूसरे को मार्केट से निकालने तक का प्रयास करने लग जाते हैं। तो कभी भी दो कंपनियों के बीच में या बहुत सारी कंपनियों के बीच में कभी कट्टर प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। सभी अपने तरीके से, अपने स्तर पे अपने तरीके से अच्छे से काम करें। इसके लिए भी एक अच्छी योजना की आवश्यकता है। तो आर्थिक नियोजन का यही महत्व है कि कट्टर प्रतिस्पर्धा के जो दोष है उनका निवारण किया जा सकता है एक अच्छी योजना बना करके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है शोषण से मुक्ति। शोषण से मुक्ति की बात करें तो शोषण किनका होता है? यदि हम बात करें, पहली बात उपभोक्ताओं का शोषण होता है, कहीं हम देखते हैं तो कि मजदूरों का शोषण होता है, गरीब वर्ग का शोषण होता है। तो गरीब वर्ग का या मजदूरों का या फिर उपभोक्ताओं का किसी भी तरीके से यदि शोषण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ एक अच्छी योजना बनाई जानी चाहिए। अच्छी योजना के माध्यम से ही आप इस प्रकार के जो शोषण है उनको रोक सकते हैं। तो इसके लिए एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है, जो आर्थिक नियोजन के महत्व का एक टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा। सामाजिक न्याय, लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना,
आर्थिक सुरक्षा, बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था आदि इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो एक अच्छी योजनाओं के माध्यम से ही मिटाई जा सकती है। अदरवाइज़ दूसरा कोई रास्ता नहीं है इन समस्याओं को मिटाने का। सरकारें अपने अपने स्तर पे बहुत सारे ऐसे प्रयास करती है, जैसे कि वृद्ध लोगों को पेंशन देती है और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग के लिए जो वृद्ध लोग हैं सीनियर सिटीजन्स को उनको कम पैसा देना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा उम्र वाले हो तो उनको सब कुछ फ्री कर दिया है। तो ये बहुत सारी सामाजिक सुरक्षाओं के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा फ्री की जो वृद्धावस्था जिसे पेंशन मिलती है स्कीम है, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे कि लोग अपना जीविकोपार्जन कर सके यदि कोई सहारा नहीं हो तो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से फ्री का खाना दिया जाता है। ऐसी अपने अपने स्तर पे अपने अपने राज्य में बहुत सारी ऐसी सरकारें ऐसे सिस्टम चला रखे हैं जिनमें 5 रुपये 10 रुपये में या 5 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के ही एग्जाम्पल है। पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। पूंजी निर्माण का मतलब होता है बचत। बचत को बढ़ावा देंगे तो हमारे देश में बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा होगा। वो सारा का सारा पैसा उद्योग धंधों में लगता है, यानी हम जितनी भी बचत करते हैं वो सारी बैंकों में, फाइनेंस जो अन्य फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट होते हैं हम उनमें बचत के रूप में पैसा डालते हैं, या उसमें बैंक बीमा करवाते हैं। तो जो सारा पैसा इकट्ठा होता है वो सारा उद्योग धंधों में ही लगता है। उद्योग धंधों में एक निश्चित इंटरेस्ट पे वो सारा पैसा ले लिया जाता है, और जो बैंक है या बीमा कंपनी है वो सारा एक निश्चित जो उनको तो ब्याज का फ़ायदा होता है और हमें अपना ब्याज का फ़ायदा होता है। लेकिन वो सारा पैसा उद्योग धंधों में लगने से उद्योग धंधे शानदार तरीके से चलते हैं। उद्योग धंधे शानदार तरीके से चलते हैं तो सरकार को भी बड़ा फ़ायदा होता है, इससे टैक्स मिलता है। देश में रहने वाले लोगों को फ़ायदा ये होता है, उनको बड़ी मात्रा में नई चीज़ें देखने को मिलती है, नया प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा देश में रहने वाले लोगों को बड़ी मात्रा में रोज़गार मिलता है। और यदि एग्रीकल्चर में इस प्रकार के यदि लोन या पैसा ये जाता है तो वहाँ बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, देश में खाने की पीने की जो खाद्यान्न है उनकी कोई कमी नहीं आती। तो ये कहने का मतलब पूंजी निर्माण से बहुत फ़ायदा होता है देश को, तो इसलिए बचत ज़रूरी होती है। तो बचत और पूंजी निर्माण एक अच्छी योजना के माध्यम से ही संभव है। तो इसके लिए भी आर्थिक नियोजन का इंपॉर्टेंस है जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नवीन परिवर्तनों में शीघ्र सामंजस्य। जब अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नए चेंजेस करते हैं, कुछ नए परिवर्तन लेके आते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या है कि अच्छी योजना की आवश्यकता होती है, जिससे कि उन जो नए परिवर्तन है उनमें पुराने के साथ तालमेल बैठाया जा सके। क्योंकि अब सपोज करिए हम जैसे मान लो पुराने वर्कर हैं, उनको कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको क्या है एक अच्छी योजना बना कर उनको ट्रेंड करके किसी भी तरीके से उनको अपने अपने स्तर पे उनको कुछ नया सिखा करके ही आप उनको काम में ले सकते हो। तो इसके लिए भी एक योजना की आवश्यकता होती है, अदरवाइज़ वो पुराने तरीके से काम करते रहेंगे। तो नए कुछ चीज़ों को यदि आपको जीवन में लागू करना होता है या अपने स्तर पे लागू करना है तो उसमें एक अच्छी योजना का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति व सुरक्षा बनाए रखना भी एक बहुत ज़रूरी है कार्य है, क्योंकि यदि आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि दो देशों के बीच में संघर्ष होता है तो वो दोनों देशों के लिए ही नुकसानदायक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा के लिए भी क्या है एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है, और इस योजना के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसी समस्याओं के निदान कर सकते हैं, ऐसे समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो इसके लिए भी योजना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है युद्ध व राष्ट्रीय संकट में नियोजित व्यवस्था ही कुशल प्रबंध करती है। तो कहने का मतलब जब युद्ध और राष्ट्रीय संकट यदि देश में आ जाए तो एक नियोजित अर्थव्यवस्था ही, यानी जिसमें योजनाएं चल रही है, योजना के माध्यम से उस देश में काम हो रहा है, वो ही अच्छा प्रबंध करती है। तो इस तरीके से योजना का महत्व बढ़ जाता है। नैतिक उत्थान। नैतिक उत्थान की बात करें तो नैतिक उत्थान के लिए भी एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है। किस तरह की नैतिक उत्थान, किस तरह के लोगों में झूठ बोलना, चोरी करना, दंगे कराना, भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे क्या है नैतिक पतन के कारण है। और नैतिक पतन को वापस नैतिक उत्थान में बदलना है, उनको पतन को रोकना है, तो लोगों को जागरूक करना होगा। इसके अलावा इन सभी कारणों के पीछे क्या होता है, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारे कारण होते हैं। तो एक अच्छी योजना के माध्यम से बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी को थोड़ा मिटाया जाए, जिससे कि लोगों का नैतिक पतन कम हो।
नैतिक उत्थान की ओर वो लोग हैं जो बढ़ सके। तो इस तरीके से ये हमारे इस अर्थव्यवस्था में जो योजना बना करके हम काम करेंगे तो कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। तो अल्प विकसित देशों में मुख्य रूप से इसी प्रकार से आर्थिक नियोजन का ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो महत्व के, हमने आज इन पर डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।